बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि जब हम गैस को जलाते हैं तो हीट कहाँ से आ जाती है, या फिर जब कोई रिएक्शन होता है तो बीकर गर्म हो जाता है। हर केमिकल रिएक्शन के पीछे ना एनर्जी का एक खेल होता है। तो कभी एनर्जी रिलीज होती है, कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो ये जो एनर्जी होती है ना, ये बेसिकली ना बॉन्ड्स के अंदर छुपी होती है। तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है या नया बनता है तो इस केस में एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो आज की वीडियो में ना हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी क्या होती है, और जो रिएक्शंस हैं वो कब एक्सोथर्मिक होते हैं, कब एंडोथर्मिक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं। द टॉपिक इज़ केमिकल एनर्जेटिक्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो जो एनर्जी है ना, ये क्या होता है, ये एबिलिटी होती है टू डू वर्क, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। और ये जो फॉर्म्स होती हैं ना, ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एनर्जी की कि एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। फॉर एग्जांपल, केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है फ्यूल्स के अंदर। अब होता क्या है कि ये जो केमिकल एनर्जी है ना, ये चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में जब वो फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है ना तो केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जेटिक्स के चैप्टर में हम ना जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो दो फॉर्म्स है एनर्जी की जो कि हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी जो कि स्टोर होती है इन अ मोलिक्यूल ड्यू टू द बॉन्ड्स बिटवीन एटम। अब केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि स्टोर होती है एक मोलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स की वजह से। अब हर मोलिक्यूल के अंदर जो है ना, जो केमिकल एनर्जी होती है, हर मोलिक्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। और जो एटम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, उस केस में जो एनर्जी है वो ज़्यादा स्टोर होगी। दैट्स वाई अगर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब दूसरी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी के केस में क्या होता है कि हीट एनर्जी रिलीज़ होती है जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, और वहीं पे जब वो बॉन्ड टूट जाता है तो उस केस में एनर्जी फिर एब्जॉर्ब होती है। हीट एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो उस केस में या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वही बॉन्ड जब टूट जाता है तो उसमें एनर्जी फिर एब्जॉर्ब होती है। तो केमिकल इनर्जेटिक्स बेसिकली क्या है, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, और इस चीज़ के अंदर हम स्टडी करते हैं जो कि एनर्जी चेंजेस में, एनर्जी में जो चेंज आता है ना ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केस में जो एनर्जी में चेंज आया है, इस चीज़ को ना हम केमिकल इनर्जेटिक्स में डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली एनर्जी में चेंज क्या आता है? एनर्जी में चेंज आता है या तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि जो रिएक्टेंट्स है ना उस केस में जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो या तो ब्रेक हो जाते हैं, या तो प्रोडक्ट्स के केस में नए बॉन्ड बनते हैं। तो दो ही चीज़ें होती हैं, या बॉन्ड ब्रेक होगा या नया बॉन्ड बन जाएगा। सो मोस्ट केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो वीक बॉन्ड होते हैं ना रिएक्टेंट्स के केस में, वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं प्रोडक्ट्स के केस में, और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं प्रोडक्ट के केस में बन जाते हैं। अब जब भी कोई बॉन्ड टूटता है ना तो इसमें इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी होगी तो वो बॉन्ड टूटेगा, और वहीं पे अब नया बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जब नया बॉन्ड बनेगा तो उस केस में एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन वही बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। सो जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट बिकॉज more energy is released during bond formation than bond absorbed during bond breaking. So that's why reactions जो है ना वो heat देते हैं। many reaction give out heat. So इसके बाद हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टर्म को, ये जो है ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
ये मोस्टली हर जगह यूज़ होती है इस तरह के चैप्टर्स में। थर्मोडायनामिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें जो हीट है ना वो रिलीज होगी सराउंडिंग्स में, यानी कि एक सिस्टम है उसमें से हीट बाहर निकलेगी। लाइक एक ग्लास है जिसमें गर्म पानी है, बॉयल वाटर है, तो उस केस में क्या होगा कि हीट बाहर निकलेगी जिसके रिजल्ट में वो पानी ठंडा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट अंदर आ रही होती है। सो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा रिएक्शन जो कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस केस में क्या होगा कि ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल्ड वाटर है और हमने उसको बॉईल किया, तो उसके रिजल्ट में क्या, उसे हीट चाहिए थी और सराउंडिंग से उसको हीट जब मिली तो पानी गर्म हो गया और उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली। अब इस केस में क्या होगा कि जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग जो है ना वो ठंडी हो जाएगी, कूलर हो जाएगी, और जब हीट बाहर निकलेगी सराउंडिंग में रिलीज होगी तो वो भी सराउंडिंग जो है वो वार्म हो जाएगी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज एंथैल्पी। हीट के अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सो दैट इज इंथैल्पी। अब इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी का जो सिंबल होता है वो एच जहाँ भी लिखा है उसका मतलब एंथैल्पी है। सो डेफिनेशन क्या होगी इंथैल्पी की, कि इंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। इंथैल्पी को हम हीट कंटेंट भी कहते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक सब्सटेंस में प्रेजेंट है। सो इसकी डेफिनेशन है द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड है या एक सब्सटेंस है उसमें हीट एनर्जी जो है वो स्टोर है, अब वो कितनी अमाउंट में स्टोर है ये चीज़ हमें बताती है, ये चीज़ होती है इंथैल्पी। अब इंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, इससे हम इंथैल्पी को मेजर करते हैं। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना तो इस केस में क्या होगा कि इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा इंथैल्पी होगी। अगर हीट इंक्रीज होगी इंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। अब उसी के केस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है उस सिस्टम से, तो इंथैल्पी हीट कम होती जाएगी तो इंथैल्पी भी कम होगी। तो इस केस में क्या होगा, इंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं केमिकल इनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, केमिकल इनर्जेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब जो केमिकल इनर्जेटिक्स है ना, इसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ एनर्जी फ्लो इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस को ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। यानी कि थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जो एनर्जी में चेंज आ रहा है ना केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ये चेंज किस तरह से अफेक्ट करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एक सिस्टम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से ये चेंज इफेक्ट करता है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखते हैं। अब जो एनर्जी का वर्ड है ना ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट थे, थॉमस यंग, इन 1802। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर वो पार्ट यूनिवर्स का जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर स्टडी हो, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसको हम सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट एंड एनीथिंग जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर स्टडी है, वो चीज़ हमारे पास सिस्टम होगी। अब सराउंडिंग वो चीज़ है जो कि उस सिस्टम के आउटसाइड है, यानी कि जो चीज़ उस सिस्टम के आउटसाइड है ना वो सब सराउंडिंग है। और बाउंड्री जो चीज़ सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है वो चीज़ हमारे पास बाउंड्री होती है। सो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि जब हमने फॉर एग्जांपल वाटर को बॉईल किया एक बीकर में, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल जो कि उस सिस्टम के अंदर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, वो चीज़ हमारे पास सिस्टम है। बीकर, बर्नर, एयर या उसके सराउंड कोई भी चीज़ है उसके इर्द गिर्द, तो वो सब सराउंडिंग होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हम डिस्कस करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, जब एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है ना सिस्टम से सराउंडिंग में, तो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है वो होता है एंडोथर्मिक, यानी कि एनर्जी मूव करती है सराउंडिंग से, यानी बाहर से
अंदर की तरफ आती है। तो ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक होता है और इस केस में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। जब भी आप इंथैल्पी की किसी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन देखें तो इस केस में आप समझ लें कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव कर रही है और यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक है। सिमिलरली जब एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम से सराउंडिंग से, यानी सिस्टम्स के अंदर से सराउंडिंग में रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर इन जो प्रोसेस है या जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक हो रहा है और इसमें नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो सराउंडिंग है वो ठंडी हो जाएगी क्योंकि हीट बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, और एक्सो के केस में क्या होगा कि जो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाएगी क्योंकि जो हीट है ना वो सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही है। कि इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो ये यूज़ होती है डेली लाइफ के अंदर, लाइक कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत सारे यूजेस हैं एनर्जी के। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सो दैट इज द इंथैल्पी। अच्छा, इंथैल्पी क्या होता है? टोटल हीट कंटेंट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक सिस्टम के अंदर या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 760 mm प्रेशर, दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड जो हीट है ना जो कि एक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट कंटेंट या फिर एंथैल्पी कहते हैं। सो एंथैल्पी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, और एंथैल्पी को हम मेजर करते हैं सिंगल एच की फॉर्म में, हम एंथैल्पी को मेजर नहीं करते। दैट इज द एब्सोल्यूट एंथैल्पी, और एब्सोल्यूट एंथैल्पी कभी हम मेजर नहीं करते। जो चीज़ मेजर की जाती है ना वो चेंज इन एंथैल्पी मेजर की जाती है। डेल एच को हम हर जगह पर मेजर करते हैं। So the total enthalpy of a system cannot be measured directly, यानी सिंगल एच जहाँ भी होगा ना तो इसको मेजर नहीं किया जाता, सिर्फ चेंज इन इंथैल्पी मेजर किया जाता है। डेल एच को हम मेजर करते हैं केमिस्ट्री में। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। So the standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change when reactant in their standard state react to form product। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि जो रिएक्टेंट्स है ना वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, उन्होंने रिएक्ट किया जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, और इस केस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हीट रिलीज हुई। अब यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -566 किलो जाउल। एंड यहाँ पे माइनस का साइन देख के आप समझ जाएं कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज हो रही है और इसमें जो हीट है वो सराउंडिंग में रिलीज हो रही है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो हीट और इंथैल्पी ना दोनों डिफरेंट चीज़ें। हीट क्या है? हीट इज़ द टोटल फ्लो ऑफ इज द एनर्जी। हीट एनर्जी है दैट फ्लो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, यानी कि हीट क्या है? ये एनर्जी है, और हीट एनर्जी फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, हॉट इन्वायरमेंट से कोल्ड इन्वायरमेंट में। सो इसको हम मेजर करते हैं जाउल में। ऑन दी अदर हैंड जो इंथैल्पी है ना वो एक प्रॉपर्टी है, एक क्वांटिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिस्टम की, लेकिन हीट जो है ना वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। हीट जस्ट ट्रांसफ़र होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, सो ये सिस्टम का पार्ट नहीं होती। अब इंथैल्पी डिपेंड करती है ऑन दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। इंथैल्पी जो है वो सब्सटेंस की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, उस पर डिपेंड करती है, केमिकल कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। और जब हीट एंटर होती है या लीव करती है किसी सिस्टम को, तो इसके रिजल्ट में ना इंथैल्पी में चेंज आता है और उस चेंज को मेजर किया जाता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस केस में जो इंथैल्पी में चेंज आएगा ना वो इक्वल होगा या तो हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, या इन दोनों के केस में इंथैल्पी में हमारे पास चेंज आएगा। So at the constant pressure, the enthalpy change is equal to the heat absorbed or released. तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपको आज के टॉपिक में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।